हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे C4 चैनल में। आज कंटिन्यू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी। उससे पहले कल जो 28 तारीख को कक्षा 10 का रिजल्ट आया, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम करते हैं अपने टॉपिक। आज का जो टॉपिक है अपना है जो वेग कर रहे थे अभिक्रिया, उसके जो टाइप्स है उन टाइप्स को हम 3 भागों में डिवाइडेड कर रहे थे। पहला टाइप किया था हमने औसत वेग, दूसरा किया था तात्क्षणिक वेग, और थर्ड था प्रारंभिक या आरंभिक वेग। प्रारंभिक वेग, ये 3 हमने वेग है यानी अभिक्रिया का वेग है उसको डिवाइडेड कर दिया 3 भागों में। अब हम तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं कि औसत वेग क्या होता है, किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तात्क्षणिक वेग है तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और प्रारंभिक वेग है तो किसे प्रारंभिक वेग कहते हैं और उसको ज्ञात किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको देखते हैं। तीनों को एक एक देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं औसत वेग। औसत वेग यानी जो अभिक्रियाएं हैं उसमें जो अभिक्रिया का जो वेग है वो चरघातांकी रूप से घटता जाता है। ये अपने को पता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो चरघातांकी रूप से घटता जाता है। चरघातांकी का मतलब है जो अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र गति से घटता है, बाद में वो धीरे धीरे घटता है। तो इस प्रकार से औसत जो वेग है उस वो क्या हो जाता है, एक प्रकार से अर्थहीन हो जाता है कि प्रारंभ में अभिक्रिया का वेग तीव्र गति से घटा फिर धीरे। लेकिन जो समय अंतराल थोड़ा दिया जाता है, समय अंतराल क्या हो, थोड़ा हो, तो उस समय हम औसत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला, हम जिस प्रकार से औसत निकालते हैं वैसे ही औसत वेग को है तो क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे, औसत वेग का यानी अंतिम सांद्रता अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता बटा समय अंतराल, समय अंतराल जो समय में अंतिम सांद्रता हुई वो और उससे प्रारंभिक सांद्रता क्या थी उनको यदि हम एक दूसरे में से घटा दे, अंतिम में से प्रारंभिक को और समय अंतराल का भाग दे दें तो अपने पास क्या आ जाता है, औसत वेग आ जाता है। अब औसत वेग को हम अच्छी तरीके से समझने के लिए एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के माध्यम से औसत वेग को निकालते हैं। ये जो वक्र ले रहे हैं वो अभिकारकों के सापेक्ष लेकर उसका क्या निकाल रहे हैं, औसत वेग निकाल रहे हैं। अभिकारकों के सापेक्ष लेके यानी अभिकारकों का क्या है, एक सांद्रता और समय के बीच में वक्र है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, औसत वेग निकालेंगे। तो माना यहाँ पे कोई समय है t1, इस t1 समय पर सांद्रता है c1, यह c1 t1 समय था तब सांद्रता विकार की कितनी है, c1। अब t2 समय हो गया, यहाँ पे उसका समय कितना हो गया, t2 हो गया, ये t2 समय है। इस t2 समय पर सांद्रता हो जाती है c2, यानी यहाँ पे जो पॉइंट इसको देखा तो यहाँ पे इसकी सांद्रता कितनी हो जाती है, c2 हो जाती। अब अपने को क्या निकालना है, इससे औसत निकालना है, यानी ये c1 है और ये c2, ये t1 और ये t2। अंतिम सांद्रता यानी अभिक्रिया का औसत वेग निकालें तो कह सकते हैं औसत वेग इक्वल अंतिम सांद्रता। अंतिम सांद्रता क्या है, C2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता C1 डिवाइडेड बाय समय अंतराल, समय कितना है, अंतर कितना है समय का, तो निकाल सकते हैं समय अंतर t2
माइनस T1 बता सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यानी जो ये क्या सांद्रता में परिवर्तन है तो इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा C से। और इसको किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा T से। और यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया जा सकता है। प्लस और माइनस क्यों, जो माइनस है वो तो अभिकारकों के लिए आएगा, यानी अभिकारकों के लिए हम औसत वेग निकालते हैं तो उसके आगे क्या आता है, नेगेटिव आता है। लेकिन जो उत्पाद है उसके सापेक्ष यदि हम औसत वेग निकालेंगे तो उससे पहले क्या आता है, पॉजिटिव, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता कंटिन्यू घटती है और उत्पाद की सांद्रता निरंतर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्राफ बना लिया, फिर हमें पता है कि अंतिम सांद्रता कौन सी है, प्रारंभिक सांद्रता कौन सी है, बटा समय अंतराल करते हैं तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग निकाल सकते हैं। तो औसत वेग निकाल सकते हैं डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, नेगेटिव अभिकारकों के लिए, पॉजिटिव उत्पाद के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग की गणना कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा है तात्क्षणिक वेग। सेकंड है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, अब तात्क्षणिक वेग किसको कहेंगे, यानी किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी अपने को एक निश्चित टाइम दे दिया जाए कि इस समय पर अभिक्रिया का वेग क्या है तो वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। यानी एट ए पॉइंट पर अभिक्रिया का वेग क्या है तो वो अपने को कहते हैं तात्क्षणिक वेग कहलाता है। समझ में आया होगा। अब तात्क्षणिक वेग को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो dt है समय है उसको अनंत सूक्ष्म लेकर ज्ञात किया जा सकता है। जो समय है उसको क्या लिया जा सकता है, अनंत सूक्ष्म लेकर उसको ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अपने को करना है, ग्राफ के माध्यम से इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ग्राफ में अपने को कोई पॉइंट दे तो उसका तात्क्षणिक वेग हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेल्टा T टेंड्स टू 0 होगा, यानी इसमें क्या दे दिया अपने को, लिमिट दे दी, टाइम निश्चित दे दिया ना। टाइम निश्चित देने का मतलब क्या हुआ, अपने को लिमिट दे दी कि इस लिमिट के अंदर अभिक्रिया का वेग क्या है। तो उस लिमिट के अंदर अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 या 0 की ओर अग्रसर है, और प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और लिखे तो क्या लिख सकते हैं, dc अपॉन dt, dc अपॉन dt। अब dc क्या है, जो अनंत सूक्ष्म समय में यानी जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, अनंत सूक्ष्म जो सांद्रता परिवर्तन है, यानी जो सांद्रता में थोड़ा सा परिवर्तन है वो dc है। और इस dc में यानी जो c सांद्रता में जो अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है उसमें जो लगा समय है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, dt से करते हैं। तो अभिकारकों के सापेक्ष हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जा सकता है। यह अभिकारकों के सापेक्ष ग्राफ है। अब अपने को कह दिया पॉइंट P पर, बिंदु P पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यानी बिंदु P पर देखना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या मेथड अपनाना पड़ेगा, जिस बिंदु पर अपने को वेग निकालना है उस बिंदु पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये इसकी क्या आ गई, एक स्पर्श रेखा आ गई, ये एक स्पर्श रेखा है। अब इस स्पर्श रेखा का अपने को क्या ज्ञात करना है, ढाल ज्ञात करना है। यानी जिस बिंदु पर अपने को वेग ज्ञात करना है उस बिंदु पर पहले स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब उस स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे, ढाल यानी tan थीटा ज्ञात करना है। उस ढाल ज्ञात करना था, उसका tan थीटा ज्ञात करना है। tan थीटा ज्ञात करने के लिए अपने को वही है, मानना पड़ेगा कि t1 समय पर, मान लो सांद्रता यहाँ आ रही थी, ये t1 समय है
और ये इसकी सांद्रता है यहाँ पर C1 है। अब जैसे T2 समय हुआ तो ये आया T2, ये C2। तो अभी अपने पास क्या बन गया, एक त्रिभुज जैसा बन गया। अब इसका अपने को क्या ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना है। अब tan थीटा ज्ञात करना है तो क्या कह सकते हैं, वही अंतिम सांद्रता कितनी है C2 माइनस प्रारंभिक सांद्रता कितनी है C1 और समय कितना है T2 माइनस T1। ये आ गया। आगे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी अनंत सूक्ष्म समय के लिए ले रहे तो ये लिख सकते हैं dc अपॉन dt प्लस माइनस, ये क्या हो गया, p पर तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। p है, उस पर तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने के लिए इसको यूज में लिया जा सकता है। dc क्या है, जो सांद्रता में अनंत सूक्ष्म जो परिवर्तन हो रहा है वो dc है, और इस अनंत सूक्ष्म सांद्रता में परिवर्तन होने में जितना समय लगा है वो क्या है, dt है। तो ये क्या हो गया, p पर क्या हो गया, p पर तात्क्षणिक वेग हो गया, p पर तात्क्षणिक वेग, ये p बिंदु पर तात्क्षणिक वेग है dc अपॉन dt, या इस प्रकार से C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा T2 माइनस T1, इसके आगे भी पॉजिटिव नेगेटिव लगाया जा सकता है। तो ये बात आ गई किसकी, अपने को तात्क्षणिक वेग, यानी एक निश्चित समय पर अपने को क्या पूछे, वेग पूछे, तो हम उसको इस प्रकार से ज्ञात करनी है। जिस बिंदु पर पूछा है उस पर क्या करना है, सर्वप्रथम एक स्पर्श रेखा खींचनी, स्पर्श रेखा खींचने के पश्चात उसका अपने को क्या ज्ञात करना है, tan थीटा ज्ञात करना है, यानी ढाल ज्ञात करनी है उसकी। तो अपने को क्या आ जाएगा, ये अपने पास तात्क्षणिक वेग आ जाएगा। तो समझ में आएगा। तीसरा है प्रारंभिक या आरंभिक वेग। थर्ड आता है अपने प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग किसे कहते हैं, यानी प्रारंभिक वेग का अभिप्राय है जब अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं अभिकर्ण, उस समय यानी t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का जो वेग होगा वो उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा या आरंभिक वेग कहलाएगा। यानी t इक्वल टू 0 पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वो ही प्रारंभिक वेग कहलाएगा। अब t बराबर 0 समय पर अपने को अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, तो वही हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। अभिकारकों के सापेक्ष ये हम ले रहे हैं ग्राफ, इधर लिया हमने समय, और ये क्या ले ली इधर, सांद्रता, कंसंट्रेशन। ये अपने को वक्र है। अब इस पर क्या करना है, t बराबर 0 पर अपने को क्या खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। t बराबर 0 पर अपने को क्या खींचनी है, एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ये इसकी क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब स्पर्श रेखा खींच दी तो अब अपने को क्या करना है, वो t1 और t2 समय मानना है। ये मान लिया c1 है और ये t1 समय पर है, और ये वाला क्या हो गया, t2 समय हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई, C2 हो गई। अब वो इसका क्या करना है, ढाल ज्ञात करना है, ढाल यानी tan थीटा ज्ञात करना है अपने को, और क्या आ जाएगा अपने पास, प्रारंभिक वेग आ जाएगा। तो ढाल या tan थीटा ज्ञात करेंगे तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, वही है अपने पास C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1 प्लस माइनस, आगे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको लिखा जा सकता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T प्लस माइनस, ये अपने पास क्या आ जाएगा, प्रारंभिक वेग आ जाएगा, यानी ढाल आ जाएगी, ढाल आते ही वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं, तात्क्षणिक वेग ज्ञात कर सकते हैं, प्रारंभिक वेग ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों को इस प्रकार से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया का वेग का पोर्शन है वो अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्रीय संबंध।
यानी स्टोइकियोमेट्रिक संबंध क्या होता है उनको देखते हैं। यानी अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्रिक संबंध ये देखते हैं। अब अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्रिक में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको देखते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया है वो यदि संतुलित अवस्था में हो, जब कोई अभिक्रिया संतुलित अवस्था में हो और स्टोइकियोमेट्री जो है वो क्या हो, अभिकारक और उत्पादों के क्या हो, समान हो। स्टोइकियोमेट्री अभिकारकों में और उत्पादों में क्या हो, समान हो। तो उन अभिक्रियाओं के लिए क्या होगा, जो अभिकारक है उनकी घटती सांद्रता और उत्पादों की के लिए बढ़ती सांद्रता के लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। अभिकारकों की घटती सांद्रता के लिए और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता के लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा उसको क्या कह सकते हैं, समान रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। अपने पास रिएक्शन है A प्लस बी, इससे हमने बना दिया C प्लस डी। अब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए अपने वेग और स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जो अभिकारक उत्पाद दिए जाते हैं उनमें जो पहले गुणांक के रूप में, स्टोइकियोमेट्री का मतलब इनके गुणांक में जो चिन्ह आते हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से जितनी मैथमेटिकल रूप से इनकी संख्याएं आती हैं, यानी इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अपने पास जो गुणांक आता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरणमिति बोलते हैं। तो ये है अभिक्रिया। अब अभिकारक की घटती सांद्रता और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता के लिए अपने को अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग माइनस डी ए अपॉन डी टी, सांद्रता घट रही है, इक्वल माइनस डी बी इक्वल डी टी इक्वल प्लस डी सी अपॉन डी टी और इक्वल प्लस डी डी अपॉन डी टी। यानी इनमें क्या है, अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता, इसमें दोनों में क्या स्टोइकियोमेट्री जो गुणांक है वो क्या है, समान है। तो इनके लिए जो अभिक्रिया का जो वेग हुआ तो उनको एक समान रूप से प्रेजेंट किया जा सकता है, यानी इसके सिर्फ माइनस और इसमें पॉजिटिव, यानी है ये क्या है, इक्वल है। तो एक समान रूप से इनको क्या किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। अब कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो अभिकारक और उत्पाद है उनमें जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उनमें क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो उनके लिए अभिकारकों की घटती सांद्रता और जो उत्पाद है उनकी बढ़ती सांद्रता के सापेक्ष जब अभिक्रिया वेग ज्ञात करते हैं तो उन गुणांक का अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पादों की बढ़ती सांद्रता में क्या लगा दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब अपने पास कोई रिएक्शन है 2A, 2A से हमने मान लो बना दिया C प्लस डी बना दिया। अब इस अभिक्रिया के लिए अपने को क्या लिखना है, वेग लिखना है। अभिक्रिया के लिए क्या लिखना है, वेग लिखना है। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। अब इनमें और इनमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, भिन्न भिन्न। तो क्या करना है, जिस साइड जो स्टोइकियोमेट्री है उसका क्या लगाना है, भाग लगाना है। यानी ये अभिकारक की तरफ है तो इसका अभिकारक की तरफ भाग लगाना है, इधर होता तो उत्पाद है तो उत्पाद की तरफ क्या लगा देते, भाग लगा देते। तो इसको लिखेंगे तो माइनस भाग लगाना है, यानी 1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल डी सी अपॉन डी टी इक्वल डी डी अपॉन डी टी। तो ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जब भिन्न भिन्न हो तब उनके लिए अभिक्रिया का वेग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो लिखिए।
और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे अपने पास ये एग्जांपल है N1A प्लस N2B, इससे बना M1C M2D। अब ये सब विक्रिया के लिए अपने को क्या ज्ञात करना हो, वेग ज्ञात करना। तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सब में भिन्न भिन्न है, तो उसका क्या करना है, अपने को भाग देना है। तो -1/N1 dA/dt इक्वल -N2 dB/dt इक्वल -M1 dC/dt, ये पॉजिटिव में आएगा, उत्पाद के लिए है, इक्वल 1/M2 dD/dt। इसके लिए हमने क्या लिख दिया, अभिक्रिया का वेग लिख दिया कि अभिक्रिया वेग इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और एग्जांपल ले, जैसे 5 Br माइनस इक्वल BrO 3 माइनस इक्वल 6H प्लस, इससे बना दिया Br2 प्लस 3S2। ये अपने पास अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के लिए अपने को क्या लिखना है, अब हम क्या कह सकते हैं, इसके रूप में लिख सकते हैं अन्य सूक्ष्म समय में जो परिवर्तन है, ये तो वही तो है d और d/dt। अब इसको यदि अपने क्या लिखें, औसत वेग के रूप में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, सीधा नाम अभिक्रिया का वेग लिखे तो इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, -1/5 डेल्टा Br माइनस अपॉन डेल्टा T, इसके रूप में भी लिखा जा सकता है, इक्वल डेल्टा Br3 माइनस अपॉन डेल्टा T माइनस है, इक्वल पॉजिटिव 1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा T इक्वल 1/3 डेल्टा S2O अपॉन डेल्टा T। ये इस प्रकार से। तो ये सारा क्या हो गया अपने पास, अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्री के बीच में रिलेशन किस प्रकार से क्या होता है उस चीज को लिख सकते हैं। क्या बोला हमने, जिनमें बोला कि अभिकारकों की घटती सांद्रता और उत्पाद की बढ़ती सांद्रता दोनों में जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो इक्वल होता है, तो उनके लिए अभिक्रिया वेग लिखने के लिए हम दोनों को समान रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ दोनों का अभिक्रिया वेग को समान रूप से व्यक्त कर दिया। लेकिन जिनके अंतर्गत स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में अभिकारकों के और उत्पादों में क्या होता है, भिन्न होता है, तो उनमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का अभिक्रिया वेग ज्ञात करते समय उसका क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो वो अपने पास आ जाता है अभिक्रिया का वेग। तो ये हो गया अपना अभिक्रिया वेग और स्टोइकियोमेट्री संबंध। आशा है समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।